ईरान की मार से अभी तक इसराइल उभरा भी नहीं था कि इसराइल के खिलाफ अब तुर्की उतर चुका है। जी हाँ, नेतन्याहू इन दिनों कई तरफा घिर चुके हैं, ईरान, हिजबुल्लाह और अब तुर्की। और ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर एक नए भू राजनीतिक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मैदान बन रहा है अफ्रीका का हॉर्न यानी सोमालिया और सोमालीलैंड का इलाका, जहां अब समंदर, तेल, गैस और रणनीतिक रास्तों पर कब्जे की होड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ तुर्की है, जिसने पिछले एक दशक में सोमालिया में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। साल 2011 के बाद से तुर्की सोमालिया का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा। उसने वहां न सिर्फ मानवीय मदद दी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ट्रेनिंग और बड़े स्तर पर निवेश भी किया। आज हालात ये हैं कि तुर्की का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य ट्रेनिंग बेस सोमालिया में मौजूद है और अब तुर्की को समंदर और जमीन दोनों जगह तेल और गैस खोजने के अधिकार भी मिल चुके हैं। अनुमान है कि सोमालिया के समंदर के नीचे करीब 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर गैस का भंडार हो सकता है। यानी ये इलाका सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिहाज से भी बेहद अहम बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने इस पूरे गेम में एक बड़ा दांव खेल दिया है। उसने सोमालीलैंड को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से मान्य नहीं था। नेतन्याहू के इस कदम ने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया, क्योंकि इसके साथ ही इसराइल अब अदन की खाड़ी के पास अपनी मौजूदगी मौजूद करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल सोमालीलैंड में एक सैन्य बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका मकसद यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रखना और बाब अल मंदेब जलदमरुमध्य तक अपनी रणनीतिक पहुंच बनाना है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है, यानी जो यहाँ कंट्रोल करेगा वो सीधे तौर पर ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि तुर्की ने इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरीके से नाराज है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इसराइल के इस कदम को अवैध करार दिया और साफ कहा कि इस तरीके की मान्यता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। असल में तुर्की को डर है कि अगर इसराइल यहाँ पर पैर जमा लेता है तो उसका सोमालिया में बनाया गया पूरा स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई टक्कर, जो सिर्फ सोमालिया या सोमालीलैंड तक सीमित नहीं, बल्कि गजा, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से जुड़ी हुई है। तुर्की से पहले ही गजा मुद्दे पर इसराइल के खिलाफ मुखर रहा है और अब अफ्रीका में सीधी रणनीतिक भिड़ंत की स्थिति बन चुकी है। पूर्वी भूमध्य सागर में भी तुर्की अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है, खासकर ग्रीस और साइप्रस के आसपास, जिससे इसराइल पहले से ही असहज है। यानी अब ये टकराव कई मोर्चों पर फैल चुका है। एक तरफ ऊर्जा संसाधनों की लड़ाई, दूसरी ओर समुद्री रास्तों पर नियंत्रण और तीसरी तरफ क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग। सोमालिया और सोमालीलैंड इस पूरे संघर्ष का नया केंद्र बन चुके हैं, जहां दोनों देश अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। और अगर ये टकराव आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अफ्रीका या मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई देगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि नेतन्याहू एक साथ कई मोर्चों पर घिर चुके हैं और तुर्की की एंट्री ने इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल और खतरनाक बना दिया है। Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı öfkeli değil. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vakti. धुआंधार और सस्ती ईरानी मिसाइलें, जिन्हें बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया पर लोग मछली, सांप और न जाने कौन कौन से नामों से बुलाते हैं, अब उसे लेकर बड़ा कबूलनामा आया है, जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि जिस हथियार को कई लोग हल्के में ले रहे थे, वही अब एक बड़े देश की सबसे बड़ी कमजोरी बनता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि ईरान की मिसाइल ताकत ने इसराइल की रक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। और ये कोई सामान्य दावा नहीं, बल्कि इसराइल के ही रक्षा तंत्र से जुड़े अधिकारियों के हवाले से सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो चुकी है। यानी जितनी तेजी से ईरान मिसाइलें बना रहा है, उतनी तेजी से इसराइल उन्हें रोक नहीं पा रहा। दावा यह भी है कि जहां इसराइल एक इंटरसेप्टर तैयार करता है, वहीं ईरान करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें बना देता है। यानी संख्या और गति दोनों में ईरान भारी पड़ता दिख रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा है जब इजराइल पहले ही खतरे को जानता था। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 के युद्ध के बाद भी इंटरसेप्टर उत्पादन बढ़ाने पर कोई बड़ा फैसला इजराइल नहीं ले पाया। यहाँ तक कि इजरायली रक्षा अधिकारियों ने खुद स्थिति को पागलपन तक करार दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए नहीं गए। और अब जब ईरान की मिसाइलें लगातार हमला करती हुई नजर आई तो ये साफ दिखने लगा कि रक्षा कवच उतना मजबूत नहीं दिखा जितना दुनिया को बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने यह तक मान लिया कि ईरान की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। यानी एक तरफ ईरान की सस्ती मिसाइलें, घातक मिसाइलें और दूसरी तरफ महंगे लेकिन सीमित इंटरसेप्टर। यही असली असंतुलन अब इस जंग की दिशा तय कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो पा रही। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया कि इजराइल ने अपने ही देश की सुरक्षा से ज्यादा प्राथमिकता यूएई को देते हुए मदद की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ तनाव के दौरान इजराइल ने गुप्त रूप से यूएई में आयरन डोम सिस्टम तैनात कर दिए थे और वहां अपने सैनिक भी भेजे ताकि ईरानी मिसाइलों को रोका जा सके। यानी एक तरफ अपने देश में इंटरसेप्टर की कमी और दूसरी तरफ विदेश में तैनाती। ये फैसला अब सवालों के घेरे में भी आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान के मिसाइल रणनीति ने इजराइल की रक्षा व्यवस्था को मात दे दी है? क्या सस्ती और ज्यादा संख्या वाली मिसाइलें महंगे डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रही हैं? क्योंकि जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति और संसाधनों की भी हो चुकी है। और इस खेल में जो सस्ता और ज्यादा होगा वही शायद सबसे खतरनाक साबित भी होगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की रूस की यात्रा से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के अंदर ईरान समझौता नहीं करता तो फिर उसकी तेल की पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट होगा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान तेल निर्यात करने के लायक ही नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी की वजह से ईरान जहाजों के जरिए निर्यात नहीं कर पा रहा है, वहीं पाइपलाइन ध्वस्त होने के बाद उसका निर्यात एकदम से बंद हो जाएगा।